जोहार जयमुल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। देश में 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, जिनमें से 4 राज्यों के चुनाव खत्म हो चुके हैं, वोट डाले जा चुके हैं। एक राज्य जो देश का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे ज्यादा विधानसभा की और इसके साथ में ही लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें जिस राज्य में है, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के चुनाव भी लगभग खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। छठे चरण के चुनाव आज 3 मार्च को वोट डाले जा रहे हैं छठे चरण के लिए, और 7 मार्च को 7वें चरण यानी आखिरी चरण में वोट डाले जाएंगे और 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे। 10 मार्च को पांचों ही राज्यों के रिजल्ट आने वाले हैं। ये जो चुनाव हो रहे हैं पिछले 2014 से अगर हम देखें, 2014 के लोकसभा चुनाव से अगर देखें, जिस वक्त बीजेपी की बड़ी जीत हुई थे, उस वक्त से ईवीएम पर संदेह लिया जा रहा है। लोगों का विश्वास ईवीएम पर नहीं है। 2019 के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके केवल ईवीएम से चुनाव कराने के बजाय उन्होंने वीवीपैट नाम की एक अलग मशीन ईवीएम के साथ में जोड़ दी, ताकि मतदाताओं का विश्वास चुनाव प्रणाली पर बना रहे। लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी मतदाताओं का पूर्ण विश्वास ईवीएम और वीवीपैट लगाने के बाद भी इस पूरी प्रक्रिया पर नहीं है। कई सारे खबरें आपने देखी होगी, आज भी कई सारी खबरें मीडिया पर, खासकर सोशल मीडिया पर छाई हुई है कि कई सारी जगह पर, कई सारे बूथ पर ईवीएम जो है वो बंद हुए हैं, कहीं धांधली की खबर है। किसान नेता राकेश टिकैत, इन्होंने अपने किसानों को, किसान कार्यकर्ताओं को एक फरमान जारी किया है कि वोटिंग के एक दिन पहले यानी 10 मार्च को, काउंटिंग के एक दिन पहले, 10 मार्च को काउंटिंग है, तो 9 मार्च को ही वहां पर जहां जहां काउंटिंग स्टेशंस बनाए गए हैं वहां पर पहरेदारी करनी है। यानी ईवीएम में धांधली की जो आशंका है वो आज भी बरकरार है। चुनाव आयोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है कि लोगों का विश्वास इस पूरी चुनाव प्रणाली पर बना रहे, लेकिन ये जो प्रयास चुनाव आयोग के द्वारा किए जा रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है। ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी दायर हुआ है। जिन्होंने ये केस दायर की है वो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एडवोकेट राजकुमार जी आज हमारे साथ में है एमएन टीवी पर। ये उनका पहला इंटरव्यू है और उन्हें मैं सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उनका स्वागत भी करता हूं एमएन टीवी पर और उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में वक्त निकाल कर एमएन टीवी के लिए दिया है। राजकुमार जी, एडवोकेट राजकुमार जी, सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, आपने जो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर की है वो क्या है, उसकी प्रेयर क्या है, आपकी डिमांड क्या है? सर, जो सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने केस फाइल की है अभी जी, उसमें 3 चीजें हमने उठाई हैं। पहली चीज हमने ये उठाई है कि जो ईवीएम का वीवीपैट से जो मिलान होना था जी, ये 2019 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था और चंद्रबाबू नायडू और 21 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई थी और उन्होंने 50% यानी 50% वीवीपैट का मिलान सुप्रीम कोर्ट से किया था कि वो ईवीएम के साथ 50% मिलान किया जाए। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने 50% वाली बात नहीं मानी थी 2019 में और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 5 पोलिंग स्टेशन का मिलान वीवीपैट की पर्चियों से कर दिया जाए। तो इस संबंध में इलेक्शन कमीशन ने 2019 में ये गाइडलाइन भी जारी की थी कि 5 पोलिंग स्टेशन का मिलान ईवीएम का मिलान वीवीपैट पर्चियों से कर दिया जाए। लेकिन पूरे भारत में 5 पोलिंग स्टेशन की वीवीपैट की पर्चियों का मिलान ईवीएम से न करके 5 पोलिंग बूथ का मिलान किया गया। एक पोलिंग स्टेशन पर कई बूथ होते हैं। पोलिंग स्टेशन एक स्थान होता है जिसमें कई सारे बूथ बनाए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था और जो भारत निर्वाचन आयोग का ऑर्डर था
उन दोनों में 5 पोलिंग स्टेशन की गिनती करने की बात कही गई थी। लेकिन जिस दिन ये ऑर्डर आया था, उसके अगले दिन जो भारत की मीडिया ने खबर फ्लैश की थी, ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 वीवीपैट का एक विधानसभा में मिलान करने का आदेश पारित कर दिया। इसको लेकर हमने सुप्रीम कोर्ट में, हमारे क्लाइंट हैं राकेश कुमार जी जो गाजियाबाद के निवासी हैं, उन्होंने एक रिट फाइल कराई है पीआईएल, जिसमें यह मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी पोलिंग स्टेशन की गिनती कराने की, मिलान कराने की, उसका पालन कराया जाए। पहली डिमांड ये है। जी। दूसरी डिमांड ये है कि 5 जो पोलिंग स्टेशन है ये कम है। सैंपल जो होता है, ये सैंपलिंग कम है। अटेंडेंस यदि निकालते हैं तो 5 पोलिंग स्टेशन भी कम है। इसको बढ़ाकर कम से कम 25 किया जाए। और तीसरी डिमांड जो हमने की है इस याचिका में, ये जो ईवीएम में संरक्षित वोटों का मिलान वीवीपैट की पर्चियों से जो किया जाता है, ये मतगणना के बाद किया जाता है। तो जैसे जैसे जो है जो प्रत्याशी होते हैं, जैसे जैसे राउंड वार मतगणना खत्म होती रहती है, तो जिन प्रत्याशियों के बिछड़ते चले जाते हैं काउंटिंग में जो प्रत्याशी, उनके एजेंट राउंड वाइज जो है निकलते चले जाते हैं, और अंत में मात्र जो है जो जीतने वाला प्रत्याशी है वही बचता है। बिल्कुल। तो इसमें हमने 2019 का जो वीवीपैट से मिलान हुआ है, ये सूचना बनती है एनेक्टर ए पर, टेबल ए पर, जो इलेक्शन कमीशन ने जो उसकी परफॉर्मा जारी किया है, उसमें जो इलेक्शन पोलिंग स्टेशन का जो मिलान होगा, उसमें वो करेंगे, क्या नाम है, उसमें एक रिपोर्ट भेजनी होती है। उस रिपोर्ट पर प्रत्याशियों के हस्ताक्षर, उनके एजेंट के हस्ताक्षर, रिटर्निंग अफसर के हस्ताक्षर और ऑब्जर्वर के हस्ताक्षर, उस रिपोर्ट में ये होना होता है। लेकिन जो हमने 2019 का वीवीपैट पर्चियों से मिलान हुआ है, उसमें इन 5 राज्यों के इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य इलेक्शन कमिश्नर से जो रिपोर्ट मांगी है सूचना के अधिकार में, उसमें रिटर्निंग अफसरों के ही साइन हैं, किसी एजेंटों के साइन नहीं है। इससे स्पष्ट हो गया कि जो ये मिलान हुआ है वीवीपैट पर्चियों का, जो स्क्रूटनी हुई है ईवीएम मशीन की, वो पब्लिक के सामने नहीं हुई है। और किसी भी चीज की स्क्रूटनी वही रहती है जो पब्लिक के सामने होती है। तो हमारी ये मांग है कि जिस टाइम काउंटिंग शुरू हो, तो 5 पोलिंग स्टेशन की जो रैंडमली पर्ची निकाली जाएगी, उनका मिलान मतगणना के प्रारंभ में किया जाए। एक तीसरी मांग हमारी ये है। जी, ये आपने जो बताया है कि सबसे पहले आपकी डिमांड तो ये है कि जो बूथ और पोलिंग स्टेशन की जो बात है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए है कि पोलिंग स्टेशन की गिनती करनी चाहिए, और जो चुनाव आयोग है वो बूथ की मिलान कर रहा है, गिनती यानी मिलान कर रहा है, बूथ का मिलान कर रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो मीडिया है, मीडिया ने बदमाशी की, ऐसा आपका कहना है कि उन्होंने बूथ की खबरें चला दी, लेकिन ऐसी भी मीडिया है भारत में जो स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, खासकर डिजिटल प्लेटफॉर्म की मीडिया की अगर बात की जाए, जिसमें एमएनटीवी हम भी उसी में शामिल है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक बड़ा नाम है द क्विंट का, और उसकी जो रिपोर्टर है, उनकी जो जर्नलिस्ट है पूनम अग्रवाल, उन्होंने लंबे समय से ईवीएम के बारे में कई सारी जानकारी इकट्ठा की है। ईवीएम के बारे में द क्विंट पर उनके बड़े बड़े आर्टिकल्स और चौंका देने वाली जो जानकारी है वीवीपैट और ईवीएम के बारे में, उन्होंने प्रकाशित की है। उन्होंने भी सारे आरटीआई के द्वारा वो जानकारी हासिल की है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ट्रेडिशनल मीडिया है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया है, वो सरकार के दबाव में आकर काम कर रहे हैं, वो बदमाशी कर रहे हैं, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन जो स्वतंत्र रूप से डिजिटल मीडिया है, वो उन्होंने इस बात को क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया, या उन्होंने इस बात को क्यों नहीं पहचाना और उस पर ये खबरें क्यों नहीं चलाई? सर, ये जो लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट, चंद्रबाबू नायडू और 21 पार्टियां गई थी, पॉलिटिकल पार्टीज,
वो भी नहीं समझ पाए कि ऑर्डर क्या हुआ। ये बड़ा दुर्भाग्य है। वो और कौन से पैरा में है? ये वो कौन से? इसी हाँ, को लेकर इलेक्शन कमीशन ने ये ऑर्डर जो है जारी किया है अच्छा। 2019 में, 23 मई 2019 को। और इलेक्शन कमिश्नर ने ऑर्डर जारी किया, चीफ इलेक्शन कमीशन ने, कि सारे स्टेट्स के इलेक्शन ऑफिसर्स को, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो पोलिंग स्टेशंस हैं, देखो इन्होंने कहा काउंटिंग ऑफ वीवीपैट स्लिप्स ऑफ पोलिंग स्टेशंस फॉर विच रिजल्ट इज नॉट डिस्प्लेड ऑन द डिस्प्ले पैनल ऑफ द कंट्रोल यूनिट। जी, इसमें सर ये कहा है, इन सुपरविजन ऑफ द कमीशन लेटर नंबर सो एंड सो 13 February 2018, I am directed to state that pursuant to Honorable Supreme Court dated 8 April 2019, the Commission has directed that herewith mandatory verification of VVPAT paper slips of randomly selected in 5 polling stations. खुद ये इलेक्शन चुनाव कमीशन, आयोग, हाँ, ये चुनाव आयोग का है। ये सुप्रीम चुनाव कोर्ट ने आयोग का है। 2019 में क्या क्या निर्णय दिया था? क्या चुनाव उन्होंने भी पोलिंग स्टेशन की बात की थी? सुप्रीम कोर्ट ने भी पोलिंग स्टेशन की बात की थी, और चुनाव आयोग ने भी पोलिंग स्टेशन की ही वेरिफिकेशन का जो है आदेश जारी किया था। लेकिन जी, जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर्स हैं स्टेट के, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, इन इन लोगों ने पोलिंग बूथ का वेरिफिकेशन किया है। जी, हमारे पास जैसे मैनपुरी के जिलाधिकारी के यहां से सूचना आई थी, मैनपुरी के जिलाधिकारी ने जो 5 बूथ का वेरिफिकेशन किया था 2019 में, यदि वो 5 पोलिंग स्टेशन का वेरिफिकेशन होता, उन नंबरों का जो रैंडमली निकाले गए थे, तो 23 पोलिंग बूथ का वेरिफिकेशन होता, 23 पोलिंग बूथ का। ये जरा मुझे ये बताइए कि पोलिंग बूथ और पोलिंग स्टेशन क्या अंतर है? सर, पोलिंग बूथ और पोलिंग स्टेशन एक बिल्डिंग होती है जिसमें कई सारे बूथ लगाए जाते हैं, उसको पोलिंग स्टेशन कहते हैं, और उनको अलग क्रमांक मिलता है। जी, दोनों के नंबर अलग अलग चलते हैं। 1 से शुरू होता है पोलिंग स्टेशन नंबर 1। यदि पोलिंग स्टेशन नंबर 1 किसी स्थान पर बनाया गया है, उसमें 2 बूथ हुए, सपोज करें, जी, तो वहां पोलिंग बूथ हो गए 1 और 2। और यदि तीसरा जो है दूसरा पोलिंग स्टेशन बनाया, उसमें 5 बूथ हैं, तो उनके नंबर शुरू होंगे 3, 4, 5। तो इस तरह से शुरू होंगे पोलिंग बूथ। बूथ वो स्थान है जहां पहले बैलेट बॉक्स रखा जाता था, अब ईवीएम रखी जाती है जो चारों तरफ से ढका हुआ होता है, उसको हम कहते हैं पोलिंग बूथ। और पोलिंग स्टेशन वो होता है जहां एक स्थान पर कई सारे पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, और उसमें अलग अलग पार्टियां और अलग अलग ईवीएम रखी जाती हैं, तो वो पोलिंग स्टेशन होता है। जी, यानी पोलिंग बूथ जो है वहां पर एक ही ईवीएम होगी, लेकिन जी, पोलिंग स्टेशन जो है वहां पर जी, एक या एक से अधिक ईवीएम्स रखी जाएगी। रखी जा सकती है, वहां पर अलग अलग वोटिंग किया जा सकता है। जी, इसलिए जी, जी, आपका जी, कहना है कि पोलिंग बूथ नहीं बल्कि पोलिंग स्टेशन की काउंटिंग करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है, और चुनाव आयोग ने भी अपने इसमें ये ऑर्डर दिया हुआ है, और लिखित में है जो आपने पढ़कर बताया। जी, जी, लिखित में ऑर्डर है सर। जी, आपकी दूसरी जो डिमांड है उससे लेकर मेरा एक सवाल है। एडवोकेट साहब, आपकी जो दूसरी डिमांड आपने इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है कि 5 पोलिंग स्टेशन का नहीं बल्कि 25 पोलिंग स्टेशन की मिलान होना चाहिए, ये आपकी दूसरी डिमांड आपने रखी है। मेरा जी, ये कहना है कि जब कागजी मतपत्रों पर वोट डाले जाते थे, जी, बैलेट पेपर की अगर बात की जाए, और विवादित स्थिति में 100% रिकाउंटिंग होती थी। 8 जी, अक्टूबर 2013 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो जी, बीजेपी के नेता और अभी भी शायद राज्यसभा के सांसद हैं सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम स्वामी। स्वामी, जी, उनकी केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट, जी, विवादित स्थिति में 100% रिकाउंटिंग होगी।
तो जी आप 25 की बात क्यों कर रहे हैं? 25 पोलिंग स्टेशन के मिलान की क्यों बात कर रहे हैं? आप जो है वो 100% रिकाउंटिंग की बात क्यों नहीं कर रहे? सर, इसमें जो है, जो ये 100% वाला है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। होनी तो 100% की होनी चाहिए, क्योंकि जी। वीवीपैट पे इस देश की बहुत सारा पैसा, अरबों खरबों रुपया खर्च किया गया है वीवीपैट लगाने पे, और उनकी सारी पर्चियों की गिनती होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से सरकार और जो है सुप्रीम कोर्ट और तमाम न्यायालय जो हैं इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये रैंडमली जो चुनाव होता है रैंडमली, तो रैंडमली 5 का इन्होंने किया सैंपल सर्वे, सैंपल उसमें यदि ईवीएम मशीन का मिलान वीवीपैट पर्चियों से नहीं होता तो फिर पूरे विधानसभा की गिनती का ही प्रोविजन है। यदि उसमें मशीन में जो पड़े हुए वोट हैं और सैंपलिंग में जो है जहां 5 पोलिंग स्टेशन का जो दोबारा से काउंटिंग होगी, यदि वो मिलान नहीं होता है उसका, तो फिर पूरी विधानसभा की दोबारा गिनती का ही प्रोविजन है। और लेकिन चूंकि ये बाद में की जा रही है, तो बाद में सब लोग वहां से चले जाते हैं और प्रशासन और जीतने वाला कैंडिडेट ही बचता है। ऐसी स्थिति में यदि गलती भी हो जाती है तो वो उसको दोबारा से गिनती नहीं करते हैं। इसलिए हमारी डिमांड है कि ये मिलान जो है वो पहले होना चाहिए। पहले होना चाहिए, जब जी जब काउंटिंग की शुरुआत होती है तभी ये मिलान होना चाहिए। जी लेकिन फिर से वही एक बच जाता है कि रिकाउंटिंग अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार भी 100% रिकाउंटिंग मानी जाती है, तो रिकाउंटिंग जो है वो 5 बूथ या 5 पोलिंग स्टेशन या 25 पोलिंग स्टेशन इसके ना करते हुए पूरे 100% जो है वो करनी चाहिए। मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या जी वजह है, कौन जी से ऐसे की पॉइंट है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि ईवीएम की वजह से जो है मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो रहे, लोगों का विश्वास अभी भी वीवीपैट लगाने के बाद भी लोगों का विश्वास ईवीएम पर नहीं बन रहा है? सर, जो ईवीएम मशीन है इसके लिए हमने सबसे पहले जो है पूरे भारत के समस्त जिलाधिकारियों से एक आरटीआई में सूचना मांगी थी जी। और उसमें हमने ये पूछा था, ये जो ईवीएम मशीन है और वीवीपैट मशीन है, इसकी ऑथेंटिसिटी का प्रमाण पत्र किस संस्था ने दिया है, नेशनल या इंटरनेशनल स्तर पर। जी। तो उसमें सारे जिलाधिकारी, पूरे भारत के जिलाधिकारियों ने आरटीआई में ये बताया था हम लोगों को कि इस बात की जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी या भारत निर्वाचन अधिकारी देगा, भारत निर्वाचन आयोग देगा। जी। इसके बाद हमने पूरे भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से आरटीआई मांगी कि ईवीएम और वीवीपैट इन दोनों की ऑथेंटिसिटी की 100% सही काम करते हैं या नहीं, किस जो है टेक्निकल संस्था ने नेशनल या इंटरनेशनल स्तर पर इनको सर्टिफिकेशन दिया है। तो जो हमारे उत्तर भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे, इन लोगों ने हमारा जो आरटीआई प्रार्थना पत्र है वो मुख्य चुनाव आयुक्त को भेज दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और जो साउथ के चीफ इलेक्शन ऑफिसर थे स्टेट्स के, उन्होंने ईवीएम निर्माता कंपनी को भेज दिया था। तो भारत निर्वाचन आयोग ने अपने जवाब में ये कहा था कि ईवीएम और वीवीपैट किस संस्था से वेरीफाई है और ऑथेंटिसिटी का सर्टिफिकेट किसने दिया है, इसकी जानकारी ईवीएम निर्माता कंपनियां देंगी। और जो ईवीएम निर्माता कंपनियों ने जवाब दिया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमें चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त के टेक्निकल टीम ने जो है सर्टिफिकेट दे रखा है। अब जो मशीन, कोई भी मशीन को छोड़िए, पानी की बोतल भी यदि हम खरीदते हैं एक, उस पर भी आईएसआई मार्का जो है हम देखते हैं कि ये जो है शुद्ध है या नहीं है। कोई भी चीज, मशीन हो या कोई खाने पीने का सामान हो, तो उसकी प्रमाणिकता होती है। लेकिन हमारे देश में जो ईवीएम और वीवीपैट है, इसकी अभी तक कोई प्रमाणिकता का प्रमाण पत्र ना तो भारत निर्वाचन आयोग के पास है, ना मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के पास है, और ना ही जिलाधिकारियों के पास है। और ये सारा जो काम है, ये जो ईवीएम निर्माता कंपनी है, ये केंद्र सरकार के उपक्रम है, और केंद्र सरकार के उपक्रम होने की वजह से ये स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव, जो एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी, यहाँ ये सारा काम
ये ईवीएम निर्माता कंपनी कर रही है, और जो जिले का स्टाफ है वो ये कहते हैं कि हमारे पास कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं है, और चुनाव का समस्त कार्य जो है ईवीएम निर्माता कंपनियां कर रही है। म्हणजे मतलब ये है कि खुद ही खुद खुद को पवित्रता का सर्टिफिकेट देने की बात हो रही है। जी 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 जी। तो अ, इसलिए जी। ईवीएम के ऊपर लोगों का विश्वास नहीं बन पा रहा है। जी बिल्कुल। वो एक खबर मुझे याद आ रही, इकोनॉमिक टाइम्स में वो खबर आई थी जी जुलाई 2019 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 का मिलान करना चाहिए, लेकिन 10 लाख से ज्यादा के बूथ पर हुए, वोट डाले गए, लेकिन जो मिलान हुआ वो केवल 20,035 ईवीएम्स का हुआ। तर जी वो भी आपके कहने के अनुसार जो है जो ज्यादातर पोलिंग एजेंट जो होते हैं वो जी आखिर तक नहीं रुकते, वो पहले ही चले जाते, जैसे उनको उनको समझ में आता है कि हमारी पार्टी तो अभी हार गई है, रुझान देखकर वो चले जाते हैं। और जी केवल जो जीतने वाले पार्टी के पोलिंग एजेंट है, वो काउंटिंग एजेंट है, वो वहां पर रुके रहते हैं। तो इसमें भी 20,035 ही ईवीएम्स का मिलान हुआ। अब वो कितना सही है कितना गलत है एक अलग बात है। इसको किस प्रकार से देखते हैं? प्रशासन जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है। अगर जी 5 बूथ की ही बात की जाए, 5 बूथ की ही बात की जाए, तो 5 बूथ भी उन्होंने नहीं गिने हैं। बिल्कुल नहीं किए सर, वो पहला करते तो पता चलता, सबके सामने होता, लेकिन उन्होंने बाद में किए हैं। और जो आरटीआई में जो उन्होंने प्रमाण पत्र जो चुनाव आयोग को भेजा है, उस जी, पे केवल असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर के साइन है, असिस्टेंट जी, रिटर्निंग ऑफिसर के साइन है, उस पर रिटर्निंग अधिकारियों तक के साइन नहीं है। और उस सर्टिफिकेट को चुनाव आयोग ने मांग लिया, और हमने ये सर्टिफिकेट जो 2019 में मतगणना के बाद ईवीएम का वीवीपैट से मिलान किया गया था, ये आरटीआई हमारे क्लाइंट ने भारत निर्वाचन आयोग से भी मांगी थी, और भारत निर्वाचन आयोग ने वो आरटीआई नहीं दी। लेकिन कुछ जिलाधिकारियों ने 5 राज्य के वो आरटीआई दे दी है हम लोगों को, जिसमें काउंटिंग एजेंट और प्रत्याशियों के हस्ताक्षर नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि ये जो मिलान हुआ है 5 बूथ का भी, ये प्रत्याशी और उसके एजेंट के सामने नहीं हुआ है। इसलिए सारा जो है ईवीएम का जो है गड़बड़ी जो है लोगों का विश्वास नहीं बन पा जी। पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा था कि मीडिया बदमाशी कर रही है, लेकिन जो स्वतंत्र मीडिया है उन्होंने जी ये बात क्यों नहीं उठाई? उसी प्रकार से 21 पॉलिटिकल पार्टियों की उस वक्त की बात करें 2019 की, उसके बाद भी कई सारे विधानसभा के चुनाव हुए हैं, अभी भी विधानसभा के चुनाव है। जी और आमतौर पर देखा जाता है कि जब पार्टी हार जाती है तब वो ईवीएम के बारे में बोलती है, उसके पहले वो ईवीएम का नाम भी नहीं लेती है। अभी भी ये परिस्थिति शायद देखने को मिले 10 मार्च के बाद, 2017 के चुनाव के बाद भी ये हमें देखने को मिला था कि हारने के बाद अखिलेश यादव हो, बहन मायावती हो, उन्होंने ईवीएम के विरोध में कुछ बातें कही थी, लेकिन फिर वही बातें वो दोहरा रहे। तो पॉलिटिकल जी पार्टियां जो काम कर रही है उसको उसके बारे में क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? सर, ये काम पॉलिटिकल पार्टीज का ही है। ये सामाजिक कार्यकर्ता का काम उतना नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों के प्रत्याशी जीतते हारते हैं, मतदाता का काम वोट देने का है, उसका मताधिकार है। लेकिन फिर भी हमारा क्लाइंट लड़ रहा है इस काम के लिए। और पॉलिटिकल पार्टियों का जहां तक मामला है, ये जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है ईडी सीबीआई और जो है तमाम इनकम टैक्स जो है इस तरह की चीजें रहेंगी, तो उनको डराया जाता रहेगा, और पब्लिक का जो है मताधिकार का जो अधिकार है वो लूटा जाता रहेगा। इसलिए ये लड़ाई जनता को ही लड़नी पड़ेगी, पॉलिटिकल पार्टी के भरोसे ये लड़ाई नहीं चल सकती। जी बिल्कुल, जनता को, क्योंकि लोकतंत्र का भी एक सवाल है जो लोगों से जुड़ा हुआ है। पॉलिटिकल जी पार्टियां तो खैर है ही। अगर अगर ईवीएम पर लोगों का विश्वास नहीं है, और जैसे आपने भी कहा कि धांधली के कई सबूत आपके पास भी है, तो जी फिर वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? अगर ईवीएम और वीवीपैट नहीं है तो कौन सी व्यवस्था लानी चाहिए? सर, बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स जो है दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है लोकतंत्र में वोट डालने की। जी, और जो विकसित देश है वो ईवीएम को छोड़ चुके हैं, हमसे ज्यादा विकसित देश है वो छोड़ चुके हैं। बैलेट बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर, ये दोनों ऐसी पद्धति है, इनकी स्क्रूटनी पूरी जनता के सामने होती है। जब इनकी मतगणना होती है, सबको पता चल जाता है कि जो है ये मत इसको मिला, ये मत इसको मिला। ईवीएम के जो मत हैं, अब ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है
कि जो वीवीपैट पर्ची जो दिखाई गई है वही संरक्षित होगा ईवीएम में, या किसी दूसरे का भी संरक्षित हो सकता है, कोई मैनिपुलेशन हो सकता है उसमें, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और ईवीएम के ऊपर जो चुनाव आयोग की ड्यूटी है कि वो जो है उसका जो है वो विश्वास कायम कराए जनता का जो है, तो लेकिन चुनाव आयोग की भी जो है इसमें भूमिका पूर्णतः जो संदिग्ध है है। संदिग्ध प्रतीत होती है। जी, लेकिन एडवोकेट साहब, ऐसा नहीं लगता कि रिजल्ट आने में समय लगेगा? बैलेट पेपर से अगर चुनाव कराएं, पर्यावरण का भी एक मसला चुनाव आयोग ने खुद उठाया था कि बहुत सारे कागज लगते हैं और समय भी बहुत ज्यादा लगता है, 7-7, 8-8, 10-10 दिन रिजल्ट आने के लगता है, और ईवीएम से जो है वो एक ही दिन में सारा रिजल्ट निकलता है। सर, ईवीएम पहले 2 दिन में परिणाम आ जाते थे, और गिनती के बाद 10-10 दिन, 15-15 दिन सरकार नहीं बन पाती। बिल्कुल। जब गिनती के बाद 10-15 दिन का समय है हमारे पास, तो कम से कम हम अपनी जनता का विश्वास जरूर जो है हासिल करें, चुनाव आयोग जनता का विश्वास जरूर हासिल करे। इनकी एक बार कम से कम लोकसभा चुनाव 2024 में वीवीपैट से निकलने वाली समस्त पर्चियों की गिनती होनी चाहिए। उससे एक कम बात से कम सिद्ध हो एक बार जाएगा। तो, कम से कम एक बार तो चुनाव कम आयोग से कम ऐसा एक करके बार जो दिखाए। है लोकसभा जी, चुनाव 2024 में सारी बिल्कुल। वीवीपैट की पर्चियों की गिनती हो जाए, और 2 दिन लग जाएंगे मतगणना में, 200 दिन ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। अच्छा। क्योंकि एक बूथ पे जो है 1000 वोट होते हैं लगभग, और 1000 में 700-800 का पोलिंग होता है। 700-800 जो है रुपए गिनने में कितना समय लगता है आप अंदाजा लगा सकते हैं, 2 या 3 मिनट 5 मिनट में गिन देता है आदमी जो है। जी। तो एक बार 2000 में मांग करता हूं इस देश के चुनाव आयोग से और केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि ये जो भ्रम ईवीएम का है इसको दूर करने के लिए 2024 के आम चुनाव में केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए कि हम ईवीएम और वीवीपैट से चुनाव कराएंगे, और ईवीएम और वीवीपैट की दोनों की गिनती जो है 100% कराएंगे। ये अपने आप ही जो है लोगों की बोलती बंद हो जाएगी जो ईवीएम पर आरोप लगाते हैं। जी, इससे चुनाव आयोग की जो छवि मलिन हुई है वो भी जी, साफ होने में मदद वो होगी, रिकवर लोगों हो का जाएगी। आज लोकतंत्र पर। हमारे एक क्लाइंट जी। थे जी। लखनऊ के हरपाल सिंह, उन्होंने 2019 में जो ये मतगणना हुई है जिसमें 5 वीवीपैट की मिलान किया गया है ईवीएम से, उन्होंने उत्तर प्रदेश के 75 तत्कालीन जिलाधिकारियों और उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ सीजीएम लखनऊ में एक मुकदमा जो है दाखिल किया है, जिसमें 5 तारीख को सुनवाई की डेट लगी है। आज हम उसमें बहस कर पाएंगे। अच्छा, क्या मामला है? वो ये इससे अलग यही है? मामला है कि जी। लोकसभा चुनाव 2019 में हम्म। 5 पोलिंग स्टेशन की बजाय उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों ने केवल 5 5 बूथ की। पोलिंग बूथ का मिलान किया गया है। हम्म। इस पे हमारे क्लाइंट है लखनऊ निवासी हरपाल सिंह जी, जो जी। सीनियर सिटीजन है, उन्होंने 156(3) में उत्तर प्रदेश के 75 जिलाधिकारियों के खिलाफ जो है मुकदमा दाखिल किया है सीजीएम कोर्ट में, जिसमें 75 जिलाधिकारी पार्टी बने हैं जो 2019 में जिला निर्वाचन अधिकारी के पद पर अधिकारी तैनात थे। थे, और मुख्य जी। निर्वाचन अधिकारी जो एल वेंकटेश्वर लू थे जी। तैनात उस समय, उनको और 75 जिलाधिकारियों को बनाकर 76 लोगों के खिलाफ, 76 अधिकारियों के खिलाफ एक 156(3) में मुकदमा डाला गया है। यदि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार, राज्य सरकारें इस मामले में आगे नहीं बढ़ेंगी तो देश के जो नागरिक हैं वो संवैधानिक तरीके से इनके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमे करके और इस समस्या के लिए जो है अपने आप भी लड़ने के लिए तैयारियां कर रहे हैं लोग। 156(3) क्या है? क्योंकि आपने आर्टिकल बताया, सामान्य लोगों को वो आर्टिकल पता नहीं 156(3) उसमें जो क्या है। है एक जी। मुकदमा एफआईआर, यदि कोई व्यक्ति किसी ने फ्रॉड किया हो और जी। एफआईआर करने थाने जाता है, थाने पे उसका मुकदमा दर्ज नहीं होता है, तो एक एसएसपी को एप्लीकेशन देता है, पुलिस कमिश्नर को उसमें एप्लीकेशन दी गई थी, पुलिस कमिश्नर ने भी इन जिलाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं किया, तो अदालत से गुहार लगाई गई है कि इनके खिलाफ मुकदमा कायम करके इसकी विवेचना कराई जाए। जी। आखिरी के एक दो सवाल है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये है कि 2019 में जैसा आप कह रहे हैं कि जी 5 पोलिंग स्टेशंस की गिनती या मिलान करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में की थी, चुनाव आयोग ने लिखकर अपने इसमें दिया था,
लेकिन फिर भी वो वैसा उन्होंने नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवमानना मानते हुए जो स्वतः संज्ञान लेना है, जी स्वतः संज्ञान लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की केस या वो मुकदमा खुद सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग पर क्यों नहीं लगा रहा है? सर, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारे जो क्लाइंट है राकेश कुमार जी, इनकी सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका पेंडिंग है, 2 PIL। वो एक इसी से PIL में संबंधित है? इसी से बोलिए, संबंधित बताइए है। बताइए बताइए। और उसमें इन्होंने जो पहली PIL 1 फरवरी को रजिस्टर्ड होगी थी और जो आचार संहिता से पहले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, तो उस PIL में ये मांग की गई थी कि उत्तर प्रदेश के जो जिलाधिकारी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, ये अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं, इनको हटाया जाए। उस PIL की आज तक सुनवाई नहीं हो पाई और वो PIL सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड तक नहीं हो पा रही। और ये जो 5 पोलिंग स्टेशन और 5 पोलिंग बूथ का जो मामला है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट में जो है 10 दिन पहले याचिका दाखिल की गई है और वो रजिस्टर्ड होगी जो है 4-5 दिन पहले, उसकी सुनवाई के लिए भी 10 मार्च को जो है काउंटिंग होनी है। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले ले, इससे अच्छा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब रिट फाइल की है हम लोगों ने, तब वो सुनने को, इसमें हमें डाउट है कि क्या पता जो है काउंटिंग से पहले हमारी रिट सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी। हम तो इसी बात पर संदेह है कि किस तरह से जो है हमारे देश का जो है सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है, वहां की रजिस्ट्री काम कर रही है। जो एक ऐसे ऐसे केस आते हैं, जैसे अर्णव गोस्वामी पत्रकार थे, उनका केस एक दिन में सुना गया, उनका एक दिन में नंबर आ गया। हमारे क्लाइंट का नंबर आने में जो है पिछले 1 महीने से वेट कर रहे हैं। वो रजिस्टर्ड हो चुकी है, नंबर हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुनवाई की डेट उस पर नहीं आ रही है। तो ऐसा लगता है मुझे कि जो है कि इस देश में किस तरह का मैनेजमेंट है, किस तरह के जो है अधिकारी तैनात हैं। स्वतः संज्ञान ले ले, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट की। आर्टिकल 32 में ड्यूटी है सुप्रीम कोर्ट की कि सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 में जो है नागरिकों के अधिकारों की, मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो लोग जाते हैं उन पर पेनल्टी लगाई जा रही है। बड़ा दुर्भाग्य है। यानी सुप्रीम चुनाव आयोग भले ही कोर्ट की अवमानना करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। तो क्या इससे ये लगता है आपको कि केंद्र की सरकार, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट सारे मिलकर ये काम कर रहे हैं और देश में लोकतंत्र को इन्हीं लोगों से खतरा है? यदि इस याचिका की सुनवाई नहीं होती हमारे क्लाइंट की 10 मार्च से पहले, जी, तो फिर यही माना जाएगा। ओके। और यदि सुनवाई हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट को अपने आदेश को इम्प्लीमेंट कराना है, उसमें कोई बात ही नहीं बनती है, और स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो जाएगा। जी, कितनी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से? सर, सुप्रीम कोर्ट पे हमारा पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट को ये सुनना चाहिए। हम कोई नई चीज नहीं मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो पहला आदेश दिया उसी का पालन करने की बात है, और जो स्क्रूटनी है वो पहले कर दी जाए बाद की बजाय, जिससे जो है जो एनेक्चर ए बनाया गया, टेबल ए बनाई गई है जिस पर वीवीपैट के मिलान की सूचना देनी है, वो एजेंट मौजूद रहे वहां मौके पे। इतनी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात। हमने जो पुराना सारी व्यवस्था है, सिर्फ उसी व्यवस्था को हमें अभी। आपका माइक म्यूट हो गया। जी सर। जी, बोलिए। तो उम्मीद है हमें कि सुप्रीम कोर्ट इस केस की सुनवाई करेगा। हम कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2019 में फैसला दिया था वीवीपैट और ईवीएम की पर्चियों का मिलान करने का, उसको जो है प्रॉपरली जो है इलेक्शन कमीशन इम्प्लीमेंट नहीं करा पाया। उसका हमारे जो क्लाइंट है, पिछले 15 दिन पहले रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उन्होंने दिया था, और उस इलेक्शन कमीशन ने उस रिप्रेजेंटेशन तक को जो है डिसाइड नहीं किया है। इसके बाद हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, और यदि सुप्रीम कोर्ट, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है सुनवाई की जल्दी डेट लगाएगा, हम उम्मीद करते हैं। और जी, यदि सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई लगती है तो निश्चित रूप से संविधान की जीत होगी और लोकतंत्र मजबूत होगा। जी, अगर नहीं होता है तो, सुनवाई नहीं नहीं होती होता है है तो फिर रास्ता क्या है, विकल्प क्या है? सर, सुप्रीम कोर्ट का और सरकारों का कोई विकल्प नहीं हुआ करता। जी, क्या सुप्रीम कोर्ट। आंदोलन के लिए लोगों को तैयार रहना
जैसे जी, जी, जी। 2014 ये से लगातार ये ईवीएम के जनता विरोध में ही एक आंदोलन हो रहा है। आंदोलन है, जनता ही एक रास्ता है, और जनता ही एक प्लेटफॉर्म है। कि जनता अपना जो है रास्ता स्वयं तय करेगी। जी, बिल्कुल। तो ये एडवोकेट राजकुमार जी थे, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है। उम्मीद पर दुनिया कायम है और इसी उम्मीद पर कि सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा। न्याय शासन में नहीं मिल रहा है भारत में, न्याय मीडिया की तरफ से नहीं मिल रहा है, न्याय प्रशासन की तरफ से नहीं मिल रहा है। और अब सुप्रीम कोर्ट पर ही सारी दारोमदार है कि वो लोकतंत्र को बचाने का काम करे। लेकिन जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों से सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है और ये धड़ल्ले से करते आ रहा है, उससे ये नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो लोकतंत्र को बचाने के लिए काम करेगा। लेकिन उम्मीद अभी भी बनी हुई है और अगर सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हाथ में आती है तो आंदोलन के सिवा दूसरा कोई विकल्प लोगों के नहीं, सामने नहीं है। यही बात है और इसी के साथ में हम एडवोकेट राजकुमार जी का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने हमें समय दिया है और बहुत सारी जानकारी उन्होंने आपने इसमें रखी, किस प्रकार से वो कानूनी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उनका आभार। और ये जो चर्चा हमने की है उस पर आपका क्या कहना है, ये हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइए और ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। शुक्रिया। मैं धन्यवाद करता हूँ एमएन टीवी के जो है पूरी टीम का, और पूरे जो है सभी जो है दर्शकों लोगों का, कि जी एम टीवी के सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। जी, जय शुक्रिया जय सर। भीम, जय मूल निवासी।